नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्तनी के बारे में। तो हिंदी के टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा, जिसमें संधि की बात कर ली है, भाषा की बात हमने कर ली है। आज हम बात करेंगे वर्तनी के बारे में। तो वर्तनी होती क्या है? शब्द को सही लिखने का जो तरीका होता है ना, उसे ही वर्तनी बोलेंगे हम। एक बार लिखना नहीं, आपको समझ लीजिए क्या होती है वर्तनी। शब्द को सही ढंग से लिखना, यानी कि शब्द को जो सही लिखता है या सही लिखते हैं उसे क्या बोलेंगे? वर्तनी बोलेंगे। जिसमें स्वर व्यंजन की बात हम करने वाले हैं। लिखना कुछ नहीं है, एक बार समझ लीजिए। स्वर कितने? 11। ठीक है। व्यंजन कितने? 33। तो इन्हीं से हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, एक तो होती है ये लाइन, होती है ना, जैसे कि अब मैंने सही लिखा तो इस पर ये लाइन नहीं खींची क्या? ठीक है। एक ये शब्द जो मैंने लिखा है इस पर एक ये लगाई, ये क्या होता है? एक तो होती है खड़ी पाई और एक होती है पड़ी पाई। तो देखिए, खड़ी पाई कौन सी होती है? जो ये ऊपर लगती है ना, इसे बोलेंगे खड़ी पाई। लिखना नहीं है, बाद में लिखवा दी जाएंगी चीजें आपको। तो ये तो होती है खड़ी पाई और ये क्या होती है? पड़ी पाई। एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता पड़ी पाई और खड़ी पाई में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्तनी का, तो हमें ध्यान होना चाहिए खड़ी पाई कौन सी है, पड़ी पाई कौन सी है। तो देखिए, व्यंजन की अगर हम बात करें, व्यंजन कितने होते हैं सभी को पता है, 11। क्योंकि जिस दिन से हमने हिंदी स्टार्ट की थी उस दिन से हम ये चीजें पढ़ रहे हैं। स्वर कितने? 11। व्यंजन कितने? 33। तो जो स्वर है ना, ये जो स्वर है इन्हें हम आधा नहीं लिख सकते। एक तो ये बात आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है। जैसे कि मैंने ए लिखा, या फिर इसको ऐसे लिख दूं क्या? ए को आधा नहीं लिखा जा सकता। आ को ऐसे लिख दूं तो समझ जाओगे कि आप ये आ है, तो आ को तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तभी हमें ये पता चलेगा कि ये क्या है, आ है। ई को ऐसे लिख दूं? नहीं, क्योंकि ई ऐसी है, फिर ई ऐसी है। ठीक है। तो स्वरों को हम आधा नहीं लिख सकते और व्यंजनों को हम आधा लिख सकते हैं। ठीक है। तो स्वरों को हम क्या नहीं कर सकते? आधा तोड़ नहीं सकते, यानी कि आधा लिख नहीं सकते। व्यंजनों में ऐसा होता है बिल्कुल, जैसे कि कितने व्यंजन बताए मैंने? 33 व्यंजन होते हैं। कितने? 33। तो 33 व्यंजनों में अब देखिए बात करते हैं जो शब्द टूटते हैं उनके बारे में। तो व्यंजन कितने? 33। एक बार इसको समझेंगे पूरे टॉपिक को, उसके बाद लिखेंगे। तो जितना समझेंगे ना उतना मैं आपको लास्ट में नोट करवा दूंगी। एक बार आप समझने पर थोड़ा ध्यान दीजिए। व्यंजन कितने? 33। यानी कि इनको तोड़ो। दो व्यंजन तो ऐसे होते हैं जो खड़ी पाई को क्या कर गए? पार कर गए। यानी कि खड़ी पाई कौन सी? ये या ये? कौन सी है खड़ी पाई? तो ये तो पड़ी पाई है। कौन सी? खड़ी पाई। पड़ी तो ये होती है, जैसे कि ये लेटी हुई है तो ये पड़ी है, और ये खड़ी है तो ये कौन सी है? खड़ी पाई। इसमें तो ज्यादा समझने वाली बात है नहीं। तो देखो, जो खड़ी पाई को पार कर गए, यानी कि इसे पार कौन कौन कर गया, वो शब्द कौन से हैं? और जो खड़ी पाई को पार नहीं करते वो कितने होते हैं? और जो बिल्कुल एकदम सीधे सरल गोलाई वाले होते हैं वो कितने होते हैं? तो 22 होते हैं जो क्या कर गए? खड़ी पाई को पार नहीं करते। 2 होते हैं जो खड़ी पाई को पार कर गए और 9 होते हैं गोलाई वाले। तो कितने ये हो गए? 24 और 9 कितने हो गए? तो व्यंजन तो हो गए 33। तो देखिए, इसमें से 4 संयुक्त व्यंजन भी आएंगे, उनकी बात भी हम करेंगे। तो देखो एक बार, 2 वे कौन से हैं जो खड़ी पाई को पार कर गए? लिखना नहीं है, समझना है। तो एक तो कै कर गया पार। अब बोल दो एक ख। ख पार नहीं करता। एक इसी प्रकार का शब्द है फ, फल। ये पार कर गए ना, ये कौन सी है? खड़ी पाई। खड़ी पाई को इन्होंने पार कर दिया। तो खड़ी पाई वाले अक्सर तो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उन शब्दों की या उन व्यंजनों की संख्या है जो खड़ी पाई को पार कर गए। तो कितने लिखेंगे? 2 लिखेंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है।
और जो गोलाई वाले होते हैं, यानी कि जिनमें थोड़ी सी क्या होती है, गोलाई होती है, वो कौन से होंगे, गोलाई वाले। तो पहले जो नो गोलाई वाले हैं उनको लिखेंगे। तो जो ड है, गोल है या नहीं है या नहीं है, बिल्कुल है। ट है या नहीं है, ये है ना गोलाई, तो ट गोलाई वाला है। तो ड और ट गोलाई वाले हैं। आप देखो छह जो है, हो गई ना गोलाई, तो छ भी गोलाई वाले अक्षरों में है। तय हो गया, तो थोड़ा सा लाइन वाइज लिख देते हैं इनको, जैसे कि र है, ऐसे है। तो ये शब्द क्या होंगे, ये व्यंजन क्या होंगे, गोलाई वाले व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, तो इनको भी नोट करो। पहले इनकी संख्या लिखो, एक बार नोट नहीं करना, एक बार समझते चले जाएंगे। छ है, तय है, ठ आएगा क्या, बिल्कुल। ड आएगा क्या, डलिया वाला, बिल्कुल। ढ ढक्कन वाला भी आएगा इसमें। द भी क्या आएगा, क्योंकि ये गोलाई है इसमें। और जो दो मैंने बताए थे, र और है, तो र और है कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए गोलाई वाले। तो बच गए वो क्या नहीं करते, खड़ी पाई पारे नहीं करते। एक बार समझ रहे हैं तो ये नहीं लिखेंगे, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैं बाद में लिखवाऊंगी ना उनमें हम लिख लेंगे। जो बचे हुए हैं ना वो 22 इसमें आ जाएंगे, जो खड़ी पाई को पार नहीं करते। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाए कि खड़ी पाई को पार करते हैं, ख आ जाए, द आ जाए, गोलाई वाला कौन सा है, तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इनको समझना जरूरी है। तो ये चार जो होते हैं ना, अक्षत्रिय, त्रय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रेय जो होता है श्राप वाला, वो क्या होते हैं, वो उन्हें बोला जाता है सुक्त व्यंजन। अब आप बोलोगे सुक्त व्यंजन क्या है, तो जिनमें दो शब्द पाए जाते हैं उनके अंदर। तो देखो एक बार समझ लो इस चीज को। देखो य है, तो ये य अकेला नहीं है, इसमें ज और ये है, तब जाकर ये क्या बना है। ठीक है, अब त्रय आ गया कि त्रय में क्या है, तो इसमें तो साफ ही दिख रहा है त और र इसमें है, तो ये क्या बन गया, त्रय बन रहा है। अक्षत्रिय जिसे बोलते हैं हम, इसमें क्या क्या है, तो अक्षत्रिय में श और र है, इसमें श और र है, तो ये क्या बन गया, श। अब बात करें श्रेय की, इसमें क्या और श हो गया। और श्राप वाले की बात करें तो श तो दिख रहा है, इसमें श नहीं है, इसे श बोला जाएगा। और रे श्राप जैसे कि कोई शब्द है। अक्षत्रिय में कौन कौन से होंगे, क और श, क और श बोल सकते हो या श और क बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो यानी कहने का अर्थ क्या हो गया, कहने का अर्थ ये है कि ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। कौन से हैं, ग, त्र, छ और श, तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अब मैं आपको बताऊं एक बात, जैसे कि एक अनुस्वार आएगा इसमें, एक उपक्षिप्त आएगा, तो अनुस्वार हम जैसे कि बिंदी को, कौन सी बिंदी को अनुस्वार बोलेंगे, कौन सी बिंदी को उपक्षिप्त बोलेंगे, कौन सी बिंदी को पंचमाक्षर बोलेंगे। तो एक बार ये चीज देख लो थोड़ी सी, उसके बाद लिखेंगे हम। तो देखो जैसे कि यहाँ कोई शब्द लिख दिया, यहाँ आपने बिंदी लगाई शब्द के ऊपर, तो शब्द के ऊपर जो बिंदी होती है ना उसे बोलते हैं अनुस्वार। उसे बिंदी नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे अनुस्वार। ठीक है, तो जो आगे लगती है जैसे कि ड, डलिया में यहाँ नहीं लगती क्या, इसके पेट के ऊपर, इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे पंचमाक्षर। तो यानी कि जो यहाँ आए शब्द के आगे लगे, यानी शब्द के पेट पर, तो उसे क्या बोलेंगे, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। ठीक है, अब बात करें कौन सी की, जो नीचे लगती है ना, जैसे कि ढक्कन में या फिर कोई भी अन्य शब्द ले लो, उनमें जो लगती है डलिया में, इसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे उत्क्षिप्त। तो यहाँ जो लगती है उसे बोलेंगे उत्क्षिप्त। ठीक है,
इतनी चीज का ध्यान हो गया। अब देखो आगे, तो अक्षरों में क्या लगानी चाहिए, सुरेखा, यानी कि यह लगानी चाहिए। अक्षरों में क्या होती है, सुरेखा एक होती है सुरेखा और एक होती है शिरोरेखा। तो अक्षरों में कौन सी लगती है, अक्षरों में लगती है सुरेखा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अनुस्वार, पंचमाक्षर और उक्षिप्त में अंतर समझ में आ गया। और एक पीछे और लगती है कई बार, तो उन्हें बोलेंगे नुक्ता। ये कम ही पाई जाती है हिंदी में। ठीक है, तो अक्षरों पर क्या लगानी चाहिए, यानी एक लाइन जो होती है ना, ये इसे क्या बोलते हैं, सुरेखा। तो अक्षरों में क्या लगानी चाहिए, सुरेखा। शिरोरेखा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिरोरेखा का प्रयोग जैसे कि अधर्म है, तो अधर्म ऐसे लिखा जाता है, ये क्या होगी शिरोरेखा। जैसे कि ए है, ध है, ठीक है, ध है, श है। श में भी ऐसे नहीं लगाई जाती, श में ऐसे लगती है। ठीक है, भ में ऐसे नहीं लगाई जाती ना, भ में ऐसे लगेगी। ठीक है, श्रेय में ऐसे नहीं लगाई जाती, श्रेय में ऐसे लगेगी। तो ये कुछ शब्द हैं, ये मैं आपको लिखवा दूंगी। जैसे उदाहरण के लिए धर्म मैंने बता दिया आपको, तो इनके ऊपर शिरोरेखा तोड़ी जाती है। कुछ शब्द है ऐसे जिनके ऊपर शिरोरेखा क्या कर दी जाती है, तोड़ दी जाती है। जो शब्दों के ऊपर हम एक लाइन लगाते हैं ना, उसे बोलते हैं सुरेखा। तो इसके नियमों की बात हम करेंगे। वर्तनी के जो नियम है, जैसे विसर्ग के बाद, यानी कि जो विसर्ग है, विसर्ग के पश्चात अगर क्या हो, श, स या फिर क्या हो, स हो, तो विसर्ग को क्या लिखा जाएगा, यथावत, यानी कि जो का त्यों वैसा ही लिखा जाएगा। या फिर क्या कर दिया जाएगा, उसके स्थान पर उसी का अगला वर्ण अपना रूप अपने आप क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। शायद आपके लाइन ऊपर से गई, तो एक बार एक उदाहरण देख लो। जैसे कि दुशासन है, लगा दिया विसर्ग, दुशासन, क्या बनेगा इसका, दुस्वासन। क्या बनेगा, दुशासन, या फिर ऐसे का ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। ये है वर्तनी का पहला नियम। तो ये चीजें जो हमने आज देखी हैं, इनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो वर्तनी टॉपिक लगाइए और वर्तनी में लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखें, वर्तनी में क्या लिखना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पड़ी पाई और खड़ी पाई। ठीक है, जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है वो नोट कर लो। तो जो ऊपर पड़ी हुई है वो तो क्या है, पड़ी पाई, और जो नीचे है ये खड़ी पाई। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो वर्तनी क्या होती है, तो शब्द को सही लिखने का तरीका लिखो। वर्तनी, शब्द को सही लिखने का तरीका, शब्द को सही लिखने का तरीका, तरीका क्या होगा, वर्तनी होगा। जैसे कि सवर है, तो सवर लिख लो। तो देखो इस सवर क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि वर्तनी में हमें आगे काम आने वाली चीजें हैं ये, तो इसलिए इनको नोट कर लो आप। ये नहीं करना कि मेरे को तो आता है, जिनको आता है उनको भी ये नोट करने हैं। तो देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये क्या है, ये है अपने सवर। नोट कर लो इस चीज को। अब बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन लगाओ 33। कितने होते हैं व्यंजन, क, ख, ग, घ, अंग। क, ख, ग, घ और अंग। क्या है ये, गोलाई वाला है ना, अंग। अब छ, छ, ज, झ, अय। अय न नहीं है, तो लिखो छ, छ, ज, झ, अय। छ, छ, ज, झ, अय। सही है क्या, ट, ठ, ड, ढ,
ण, ये क्या है, अब की बार जो आएगा ना वो क्या है, ण है। तो लिखो टैट है ड ढ, टैट है ड और ड सही है क्या, तो टैट है ड और ढ, और अब क्या आएगा, न आएगा, न ऐसे करके, ठीक है। अब त थ द ध न द ध न, क्या लिख रहे हैं हम, व्यंजन लिख रहे हैं, तो प फ ब लिखो, भ और मैं मछली, ये क्या हो गए, क्या है ये, व्यंजन है, यर अलावा श ह, श कौन सा आता है पहले, जिसे दबे वाला स भी बोला जाता है, उसके बाद षटकोण वाला स, और एक होता है षडक वाला स और है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33, तो ये हो गए 33। किसी को कोई कंफ्यूज, और जो 4 बताए थे मैंने वो क्या है, संयुक्त व्यंजन है, तो अकेले व्यंजन में हम उनको नहीं नोट कर सकते। इतनी बात नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लो फटाफट, उसके बाद आगे देखते हैं। ले लिया, अब आगे देखो, तो बेंच सवर को क्या नहीं कर सकते, आधा नहीं लिख सकते, तो देर किस बात की, लिखो ये बात कि सवर को आधा नहीं लिख सकते, सवर को आधा नहीं लिख सकते, सवर को आधा नहीं लिख सकते। व्यंजनों को आधा लिखने की विधि देख लेते हैं। व्यंजनों को आधा लिखने की विधि, आधा लिखने की विधि देखिए, अब कौन से व्यंजन है जो खड़ी पाई को पार कर गए, यहां लगाओ 33, क्योंकि टोटल कितने हैं 33। दो कौन से हैं जो खड़ी पाई को पार कर गए, तो लिखो जो खड़ी पाई को पार कर गए, को पार कर गए। दो कौन से हैं जो खड़ी पाई को पार कर गए, 22 कौन से हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते, तो यहां लिखो जो खड़ी पाई को पार नहीं करते, को पार नहीं करते, और बच गए कितने 9, तो वो कौन से होते हैं, गोलाई वाले, ठीक है। तो पहले तो वो लिखो जो खड़ी पाई को पार कर गए, क और फ, और फ। अब देखो गोलाई वाले कौन से हैं, तो पहले वाली लाइन में कौन सा है, अंग है ना, उसके बाद छ, आगे वाली लाइन में क्या है, छतरी, और उसके बाद ट ठ ड ढ, ठ ठठीरा, ड से डलिया और ढक्कन वाला, इनमें क्या है, गोलाई है, तो ये गोलाई वाले में आएंगे। आगे वाले लाइन में द है और र और है, ठीक है। तो ये क्या है, गोलाई वाले अक्षर है, यानी आधा लिखने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, हलंत का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। आधा लिखने के लिए हलंत का प्रयोग करना पड़ेगा। एक बार देखो कैसे, लिख लो ये चीजें। आधा लिखने के लिए हलंत, ये वाला का प्रयोग कैसे करना पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगी। जैसे कि ये लिखा, तो इसके जब तक हलंत नहीं लगा ये अक्षर क्या है,
गलत है, छ के हलंत नहीं लगाया तब तक वो क्या है, अधूरा है, सही नहीं है। तो इस प्रकार से आधा लिखने के लिए इन्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, हलंत की जरूरत पड़ेगी। तो जो खड़ी पाई को पार नहीं करते वो कौन से हैं, लिखो। जो खड़ी पाई को पार नहीं करते, पहले वाली लाइन में है ख, ग और घ। घ घड़ी वाला, उसके बाद च, च है, छ तो उसमें आ गया, ज है, ज उसमें, और ये छ तो इसी में आ गया, ठीक है। झ है और ये है। आगे वाली लाइन का क्या रह गया, जैसे है। ण भी खड़ी पाई को पार नहीं करता है, था धन, द इसमें आ गया, ठीक है। तो बच्चा कौन, ध और न, ये फिर इसमें आ जाएंगे। अब देखो प, फ, ब और भ, क्योंकि भ तो उसमें आ गया जो खड़ी पाई को पार कर गए, तो इसमें आगे लिख लो, जैसे पै पतंग, वो रह गया एक। तो प, ब और भ उसमें आ गया, फ आया उसमें फल, तो भ इसमें लिखो और मैं लिखो, भ और मैं आ गया। ये ले व, क्योंकि र इसमें गोलाई वाले में आ गया, तो लिखो ये ले और व नहीं आया था, और क्या रहेगा, श, से और श। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, या फिर साथ साथ नोट करते रख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे लिखते हैं, तो सुप्त जो व्यंजन है उनकी बात करते हैं अब देखो जो संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन कितने, 4 लिखो। ज्ञ, त्र और क्या, अक्षत्रिय और श्राप वाला शय, क्या है, ये है संयुक्त व्यंजन। तो लिखो ये संयुक्त व्यंजन है, व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन है, इसमें ज और ये है। तो श्रेय में क्या है, तो श्रेय में श और र है, दिख रहा है ना, श और र है। क्षत्रिय में क्या है, श में क और श, क और क्षत्र में क्या है, त और र। समझ में आ गई ये बात। तो क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। अब बात कर लेते हैं उन बिंदियों की, यानी कि अनुस्वार की, उपसिप्त की। तो देखिए जैसे कि ये शब्द है कोई, ठीक है, तो इसके नीचे जो होगी वो क्या है, उसे बोलेंगे उत्क्षिप्त। ध्यान में रखने वाली चीज है ये, यहां जो बिंदी होगी उसे बोलेंगे अनुस्वार, और जो आगे होगी उसे पंचमाक्षर, और जो पीछे होगी उसे नुक्ता। ठीक है, समझ में आ गई एक बात। तो अक्षरों पर क्या लगानी चाहिए, सुरेखा लगानी चाहिए, ये बात लिख लो। अक्षरों पर सुरेखा लगानी चाहिए, लगानी चाहिए, यानी कि ये पूरी लाइन जो है उसे क्या बोलेंगे, जैसे कि ए पर नहीं है क्योंकि ए क्या है, सिरोरेखा वाला है। तो अक्षरों पर क्या लगानी चाहिए, सिरोरेखा या सुरेखा, तो फिर सुरेखा ही अक्षरों पर लगानी चाहिए, सिरोरेखा का प्रयोग नहीं। तो वो देखिए, अब कर ली इतनी बात नोट। अब लिखो सिरोरेखा का प्रयोग नहीं, जिनके सिर के ऊपर रेखा नहीं लगानी, प्रयोग नहीं। सिरोरेखा का प्रयोग नहीं, जैसे कि अ ऐसे आएगा,
ध ऐसे आएगा। और क्या, जैसे थन वाला थ है वो ऐसे लिखा जाएगा, थोड़ी ना पूरे थ पर आएगा, नहीं आएगा ना, तो इसलिए इतने पर ही लिखो। थ लिखो। श है। और क्या रह गया, जब भय आएगा क्या, हाँ भय है। श है। और कौन सा रहेगा, जैसे कि श्र। तो ये क्या है, जैसे कि उदाहरण के लिए अधर्म मैंने बताया था ना, ए से ए पर थोड़ा सा आएगा और धर्म पे अलग, तो इनके ऊपर सिरोरेखा क्या कर दी जाती है, तोड़ी जाती है। अब देखिए इसके नियम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला नियम लिखो, वर्तनी का नियम नंबर 1 लिखना स्टार्ट करेंगे। वर्तनी का पहला नियम, तो विसर्ग के पश्चात स या श आए तो लिखो। यदि विसर्ग के पश्चात श और स आए तो श और स आए तो या तो विसर्ग को यथावत लिखा जाता है, यथावत लिखा जाता है। या तो उसको वैसे का वैसा लिख दिया जाता है, या उसके स्थान पर अगला वर्ण, या उसके स्थान पर अगला वर्ण, उसके स्थान पर अगला वर्ण अपना रूप ग्रहण कर लेता है, रूप ग्रहण कर लेता है। श वाला, जैसे कि एक शब्द लेकर दिखाऊं क्या आपको, जैसे कि अभी मैंने बताया था दुशासन है, इसको जो का तो लिख दे, सही है ये, या फिर दुशासन। कौन सा शासन आएगा, श वाला ही जो है। अभी भी ये सही है, और इसको जैसा के जैसा लिखोगे तो भी ये क्या है, सही है। कि छ वाला एक और शब्द ले लो, जैसे कि निसंदेह है, निसंदेह है, तो इसे एक तो वैसे का वैसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये श और श मैंने बता दिया ना। समझ में आई अब बात, या फिर निसंदेह, तो ये ऐसे भी सही है, ठीक है। यदि विसर्ग के पश्चात श आए, या तो विसर्ग को यथावत लिखा जाता है, या उसके स्थान पर अगला वर्ण जो है वो अपना रूप ग्रहण कर लेता है। अब आगे की बात करेंगे नेक्स्ट। इतनी अगर आपको बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।